बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉड शीट का मामला आपने सुन ही रखा है कि वो किस तरह से उस पर शोर मचा, उसके जो CEO ने जो इंटरव्यूज़ दिए उसके बाद क्या कुछ कहा गया। तो इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी के लिए एक आला सतही कमेटी बनाई और उस कमेटी का जो सरबराह लगाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख। अजमत सईद शेख को जब से अपॉइंट किया गया है, उनके नाम के बारे में मीडिया में रिपोर्ट्स आई, उसके बाद से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अब देखा ये जा रहा था कि शायद अजमत सईद शेख साहब जो हैं रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी जो है, ज़ाहिर है हर बंदे को ये होता है कि मैं इतना ज़्यादा मीडिया में मुझे वो मिलाइन किया जा रहा है तो मैं इस चीज़ से बचूं। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद अजमत शेख जो सईद शेख हैं वो इस चीज़ से पीछे हट जाएं कि जनाब अपोजिशन मेरे खिलाफ शोर मचा रही है, एतराज़ात उठा रही है। और वह एतराज़ात बड़े सतही किस्म के हैं कि जनाब 2001 में ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे कि जब मुआहिदा हुआ था, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जी शौकत खानम का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें एजाज़ी मेंबर भी हैं, फिर जी पनामा जो केस हुआ था, पनामा बेंच था, उसके भी ये मेंबर थे, तो नवाज शरीफ को पहले सज़ा दे चुके हैं। पहली बात तो ये कि ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पनामा बेंच के अंदर भी थे और उन्होंने वॉल्यूम 10 भी पढ़ रखा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और उसके बाद ये पाकिस्तान के 2 से 3 उन टॉप के जजेस में से हैं जिनको कॉर्पोरेट सेक्टर का तजर्बा है और उसकी करप्शन या उसकी तहकीकात के हवाले से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं वो इनके प्रेशर में आने से उन्होंने इनकार कर दिया है और सोमवार वाले दिन यानी 25 जनवरी को उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो दीगर अरकान हैं वो भी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर ये कमेटी काम शुरू कर देगी और 45 दिन के अंदर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। अब ये कमेटी किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे काम करेगी, 5 चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जो हुकूमत ने जारी की हैं कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे जिन पर यह कमेटी काम करेगी। उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हुसैन नवाज़ ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है नून लीग के एक सहाफ़ी के तवस्सुत से। लंदन में होते हैं अज़हर जावेद, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने इंटरव्यू उनका किया और हुसैन नवाज़ ने एक बार फिर से कहा जी अदालत के फ़ैसले ने हमें बरी कर दिया है, लंदन की अदालत के फ़ैसले ने नवाज़ शरीफ जो है उसको बरी कर दिया, हमारे फ्लैट्स को बरी कर दिया। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे पनामा केस हुआ था और उस वक्त हुसैन नवाज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह कह के फ़्लैट ऑन किए थे कि हमने 2006 में ख़रीदे और मेरी हमशीरा मरियम नवाज़ साहिबा बेनिफिशरी ओनर हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की मंजी ठुकी। अब दोबारा से यही काम होने जा रहा है कि जिस तरह हुसैन नवाज़ बातें कर रहे हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ना, इनकी मंजी ठुकने जा रही है। उसकी वजह ये उन्होंने चैलेंज किया है कि जनाब इस फैसले को पढ़ें, इसमें नवाज शरीफ के बारे में कुछ नहीं है। मैंने वो फैसला पढ़ा है, मैंने उस पर वीडियोस बनाई हैं और बहुत लोगों ने भी बनाई हैं, आपने सुन भी रखी होंगी, आप खुद भी फैसला पढ़ सकते हैं। तो उस फैसले के अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ ने सिर्फ मोटरवे जो बनी लाहौर इस्लामाबाद वाली, उसमें $160 मिलियन की किक बैक्स लिए। फिर उसके बाद उसके अंदर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, लंदन, सऊदीया, UAE और उसके बाद UK और पाकिस्तान, इन सारे जो ममालिक बनते हैं, जो बरआज़म बनते हैं, इनके अंदर नवाज शरीफ की $820 मिलियन से ज़ायद की जायदादें हैं और उन सब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल मनी से ख़रीदी गई। फिर उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, जैसे $1 अरब का अकाउंट जिसकी सिंगापुर के हवाले से बात की गई, तो वो भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। फिर $500 मिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ का दौर शुरू होने से पहले जब हुआ था और इसहाक डार को पकड़ लिया गया था, उस पर तहकीकात हुई, बाद में डील हुई तो वो ख़त्म कर दिया गया, तो वो भी उसके अंदर लिखा है। तो हुसैन नवाज़ ने शायद खुद ये फैसला नहीं पढ़ा, जिस तरह इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं पढ़े थे, एहतसाब अदालतों के नहीं पढ़े थे और जिस तरह इन्होंने गेम की थी, तो इसी तरह अब वो दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने इनके सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है, इनके प्रेशर में आने से इनकार कर दिया है। और यही वो चीज़ है जिस वजह से नून लीग शदीद परेशान है कि इस बंदे को तो वॉल्यूम 10 का भी पता है, उसके अंदर जो जो कुछ लिखा था। फिर पनामा केस की इन्होंने जनाब समात की और नवाज शरीफ का एक एक झूठ इनको पता है और सारी चीज़ें इसके अंदर आई हुई थी, तो इस वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। अब अजमत सईद शेख जो हैं उन्होंने जब इसकी इस्तेमाल शुरू करनी है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अच्छा पहले उससे पहले एक और पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि जी पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ को सज़ा दे चुके हैं, तो इस वजह से इनका होना मुतनाज़ बनाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि एक बंदा जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए, वो कहे कि जनाब जिस SHO ने मुझे पकड़ा है, इसने तो मुझे पहले भी एक चोरी में पकड़ा था, तो मैं तो जनाब इस पर यकीन नहीं करता, कोई नवा SHO लेके आओ, वो मुझे पकड़े आके, ये तो मेरी तरफ जानबदार हो गया। तो ये तो कोई बात ना हुई कि जिस बंदे ने तुम्हारी चोरी पहले पकड़ी थी, तुमने दोबारा चोरी की है, तुम्हारी चोरी सामने आई है, तो वही थानेदार दोबारा से क्यों ना पकड़े। तो ये बड़ा फजूल किस्म का एतराज़ है जो एक तरीक़ेकार होता है इनका। और फिर जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो पूरी खदमात दे रहे हैं नून लीग की, जिस तरह से उनका वतीरा है और जिस तरह वो इनके पे रोल पे हैं। सुहेल वडाइच ने कॉलम लिखा, तलत हुसैन ने उस पर जनाब ट्वीट्स किए और अपनी तरफ से तहरीरें लिख के फ्रॉड शीट और बड़ा कुछ साबित करने की कोशिश की। कावे मुसावी को बुरा भला कहा, इमरान खान को बुरा भला कहा, इस्टेब्लिशमेंट को कहा, हामिद मीर भी यही काम कर रहे हैं, सलीम साफ़ी यही काम कर रहे हैं, फिर ये अज़हर जावेद लंदन में बैठ के ये काम कर रहे हैं, फिर मुर्तज़ा अली शाह लंदन से बैठ के वो जो जियो पे बाकायदा प्लांटेड शो हो रहे हैं उसके शाज़िब खानज़ादा के, उसके अंदर वो ब्रॉड शीट के CEO की ज़ात को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान का तो इस पूरे कज़िये से लेने देने ही नहीं है।
یہ تو بات ہی 2000 کی ہے، اور اس کے بعد 2003 میں معاہدہ ختم ہوا، 2008 میں اس پہ سیٹلمنٹ پہ گئے، 2016 کے اندر فیصلہ آ گیا کہ جناب پیسے دینے ہیں پاکستان نے براڈ شیٹ کو، کیونکہ نواز شریف اور ان سب کو NRO مل گیا، عمران خان کا لینا دینا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کو گھسیٹنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ جب معاہدہ کرنے کی کوشش ہوئی تو کسی نے ان سے کٹ مانگ لیا تھا، یعنی رشوت مانگ لی تھی۔ اب یہ تحقیقات ہوں گی تو وہ بندے بھی ایکسپوز ہوں گے۔ پھر یہ جرنیلوں پہ الزام جو لگا رہے ہیں، تو بالکل جرنیل جو ذمہ دار تھے، پرویز مشرف، جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول اور امجد اور اس جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے بھی اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ میں ٹرمز آف ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جن جن چیزوں پہ تحقیقات ہونی ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ نے کرنی ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیم ہوگی، یعنی FIA کا ایک ہائی لیول کا آفیسر ہوگا، پھر اٹارنی جنرل آفس کا ہائی لیول کا آفیسر ہوگا، پھر ایک سینئر وکیل ہوگا، پھر اور دیگر جو لوگ معاونت کریں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اسی لیے یہ کمیٹی بنی ہے۔ اور یہی ڈر ہے مسلم لیگ نون کو کہ جناب اس کے اندر سے تو کچا چٹا ہمارا نکلنا ہے، کہ ہمارے خلاف تحقیقات ہونی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ڈیل کر لی تو مشرف کو جناب یہ معاہدہ کینسل کرنا پڑا، اس وجہ سے براڈ شیٹ کو اب $21 ملین جرمانہ بھی دینا پڑا ہے کہ جناب شریف خاندان کی جائیدادیں تھی۔ تو خیر اب بات کرتے ہیں کہ TORs کیا ہیں۔ 45 دن میں رپورٹ پیش ہونی ہے۔ پہلا جو ہے 5 نکات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فرمز کا انتخاب۔ اب اس کے اندر ہے کہ براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری جو فرمز کا انتخاب تھا وہ کس بنیاد پر کیا گیا، اس کے لیے کیا پیرامیٹرز تھے، کیا گائیڈ لائنز تھیں۔ پھر اس کے بعد ان فرمز کا تعارف جو ہے وہ کس نے کروایا تھا، حکومت پاکستان سے یا نیب سے، پھر اس کے اوپر تحقیقات ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ معاہدہ کرنے سے پہلے جو ڈرافٹ لکھا گیا تھا وہ کس نے تیار کیا تھا، یعنی وہ کون لوگ تھے جن کی مرضی سے اس کے اندر شکیں ڈالی گئیں اور وہ جو ڈرافٹ تھا وہ فائنل ہوا، تیار ہوا۔ نمبر 1 یہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے معاہدے کی منسوخی، کہ اکتوبر 2003 میں وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے منسوخ کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب یہ چیز آئے گی تو وجوہات میں کون لوگ پھنستے ہیں، تو پھر ان کو ڈر ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی پوائنٹ کے تحت ایک اور چیز ہے کہ نیب نے معاہدے کی منسوخی کا جو فیصلہ تھا وہ کب کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا معاہدے کی منسوخی سے قبل براڈ شیٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ براڈ شیٹ کو تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، اس کو تو گولیاں کروا رہے تھے کہ کسی بھی طرح براڈ شیٹ بھاگ جائے، اس کو رشوت کی آفر ہوئی کہ جناب آپ یہ 5 ملین پاؤنڈ لے لیں، آپ فلاں کر لیں، اس ختم کر دیں، جناب پاکستان میں بڑے مسائل عجیب ہو گئے ہیں۔ اس وقت کے چیئرمین نیب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ٹھنڈ رکھو، براڈ شیٹ کو کہتے تھے رکو رکو ہم کر لیں گے، رک جاؤ۔ تو خیر اس میں بھی بہت لوگ پھنسیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کے ساتھ جو سیٹلمنٹ کی گئی، جو تصفیہ کیا گیا، اس کے تحت جنوری 2008 میں انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری اور مئی 2008 میں براڈ شیٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ جو کی گئی، اس کی شرط کیا تھی، اس کی شرائط کیا رکھی گئی، کن کنڈیشنز پہ یہ شرائط مطلب یہ سیٹلمنٹ کی گئی۔ اس کے بعد تصفیے کے وقت کس قسم کی قانونی مشاورت کی گئی تھی، تو یہ تو کوئی نہیں کی گئی تھی، یہ تو بائی پاس کر کے ہر چیز کو کیا گیا تھا۔ اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے، انہوں نے لطیف کھوسہ کے تھرو اور احمد بلال صوفی کو استعمال کرتے ہوئے یہ گیم کرنے کی کوشش کی، اور باروں بار $15 لاکھ براڈ شیٹ کا جو پہلا بندہ تھا، پہلا CEO تھا جس کی براڈ شیٹ تھی، مسٹر جیری جیمز، ان کو جناب $15 لاکھ دیے کہ کسی طرح گیم ختم ہو جائے، لیکن وہ ہوئی نہیں تھی۔ تو خیر اس میں کون پھنستا ہے یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد تصفیے کے لیے جو ادائیگی کی گئی اس کا طریقہ کار کیا تھا، اب اس پہ آپ دیکھ لیں کون کون پھنستے ہیں۔ تو اس کے بعد نمبر 4 آتا ہے تصفیہ، ثالثی یا سیٹلمنٹ یا آربیٹریشن جو ہوئی، اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کس انداز میں لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے سامنے کارروائی میں ثالثی کی، ریپرزنٹیشن کی، اور لندن ہائی کورٹ آف جسٹس میں اپیل دائر کی۔ کیا قانونی چارہ جوئی کے عمل تھا اس کی معقول نگرانی کی گئی، یعنی کہ اس نے اس کا پیچھا کیا، پراپر جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے قانونی طور پر، کیا وہ چیزیں ساری کی گئیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ بڑی بری طرح پھنستے ہیں، کیونکہ اس کا جواب ہے نہ، کیونکہ نواز شریف کا دور تھا 2016 کے اندر جب یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا، اور اس وقت پاناما کیس بھی چل رہا تھا، سپریم کورٹ جو ہے اس پہ تحقیقات کروا رہی تھی، لیکن اس وقت کی حکومت پاکستان نے ملی بھگت کر کے برطانیہ میں جو پاکستان کے ہائی کمشنر موجود تھے، واجد شمس الحسن جو تھے وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہاں سپریم کورٹ کو اور JIT کو یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ جناب NRO کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، پاکستان کو جرمانہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ بڑے برے پھنسنے والے ہیں، اس میں نون لیگ پھنسے گی ڈائریکٹلی، کیونکہ فیصلہ ان کے دور میں آیا، اور ان کے دور کے اندر وکیل کیا کر رہے تھے، نیب کیا کر رہا تھا، قمر زمان چودھری نیب چیئرمین کیا کر رہے تھے، تو بڑے برے پھنسنے والے ہیں دوبارہ سے وہ۔ تو اسی لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما 2 ثابت ہو رہا ہے نون لیگ کے لیے خاص طور پہ، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں دوبارہ رگڑی جائے گی، اور جرنیل بھی رگڑے جائیں گے، جج بھی رگڑے جائیں گے، بیوروکریٹ بھی، سیاستدان بھی، اور دیگر جتنے بھی یہ بزنس مین ہیں وہ سارے رگڑے جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا مدعا ہے، یہ سب کے لیے کھل رہا ہے۔
नंबर 5, अदायगी, यानी जो पेमेंट की गई है उसका तरीक़ेकार क्या होगा। दावेदार कंपनी को अदायगी का अमल और बरतानिया में हुकूमत पाकिस्तान के असासों की हिफाजत के बारे में ये कमेटी जांच पड़ताल करेगी। यानी ये जो हुकूमत ने अब 28-29 मिलियन डॉलर की जो अदायगी की है, इसका तरीक़ेकार क्या था, ये अमल किस तरह से हुआ, और पाकिस्तान के जो वहाँ पे असासे हैं बरतानिया में ख़ास तौर पर, उनकी हिफाजत का क्या तरीक़ेकार है कि बरतानवी जो कंपनी है वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट सीज़ कर लेती है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो असासे हैं उनको सीज़ कर लेती है और कहती है जनाब हमें पैसे अदा करें। तो कमेटी ये भी चेक करेगी कि ये किस तरह से सारा कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी जो है वो किसी भी बंदे को तलब कर सकेगी और किसी भी महकमे से रिकॉर्ड तलब करने का इस कमेटी के पास इख्तियार होगा। ये कमेटी बड़ी हाई लेवल की है। साबिक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो इसके हेड कर रहे हैं इसको, और FIA का टॉप लेवल का ऑफिसर है, AG ऑफिस का टॉप लेवल का ऑफिसर है, और एक सीनियर वकील होगा, और इमरान खान जो है उनको डायरेक्ट ये कमेटी रिपोर्ट करेगी और उनसे हिदायत लेगी। तो अब आपके सामने मैंने ये 5 पॉइंट रखे हैं जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जिनकी बुनियाद पर काम होना है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि मुस्लिम लीग नून की चीखें क्यों निकल रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान की भी क्यों निकल रही हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीखें क्यों निकल रही हैं। क्योंकि इस सारे मामले के अंदर, ब्रॉड शीट के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बड़ी बुरी गंदी हुई है और दीगर लोग भी, लेकिन आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया, वो मैंने कावे मुसावी का इंटरव्यू किया था, उसमें उनसे यही सवाल किया गया था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है कि उनका जो मामला था वो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने सेटल खुद ही कर दिया था। वो जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी कंपनी थी, इन ब्रॉडशीट के साथ जो काम कर रही थी, उसको उन्होंने सेटल कर दिया था, और उसी की वजह से जनाब उनका नाम इस रिपोर्ट में नहीं आया, क्योंकि ब्रॉडशीट शरीफ ख़ानदान के पीछे थी और कुछ और सियासतदानों के। तो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी IAR जो है उसके हवाले से भी इस कंपनी ने तहकीकात करनी है। तो फिर उसमें आसिफ अली जरदारी का भी नाम आना है कि जनाब उनकी क्या क्या चीज़ पकड़ी गई थी। वो जो सरे महल का बताया उन्होंने, स्विस अकाउंट्स का बताया, बेनज़ीर के हार का बताया, और दीगर चीज़ें थी, इनके जो जायदादें थी, जो अकाउंट से मिलियन ऑफ डॉलर्स के। तो ये सारे लोग जो हैं फंसने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बुनियाद पर। ऊपर से बंदा बड़ा डाटा लग गया, अजमत सईद शेख, जो कि डरता किसी सूरत नहीं है। उसके ऊपर पनामा केस के दौरान जब हेयरिंग चल रही थी तो उसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई फैमिली पे, वो तब भी नहीं डरे। फिर वॉल्यूम 10 भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि वो कारपोरेट सेक्टर की इन सारी 2 नंबरियाँ जो हैं इनके हवाले से तहकीकात करने के लिए वो टॉप के 2-3 जजेस में आते हैं। तो अब आप सारी चीज़ें खुद देख लें, मैंने आपके सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।